आप सुन रहे हैं द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है यूपी 65 और इस एपिसोड का नाम है मुलायम सिंह, मोहनजोदाड़ो और बम भोलेनाथ। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बेहद ही प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। महीना भर की क्लास टेस्ट्स और असाइनमेंट्स ने बत्ती लगा रखी थी। उस पर सीनियर के असाइनमेंट्स और फाइलें निपटाना अलग, प्रोफेसर के लेक्चर डिकोड करना मुलायम सिंह यादव के भाषण को डिकोड करने से कहीं अधिक जटिल हो रहा था। उन्हें सुनकर लगता था कि इनके मुकाबले तो मुलायम सिंह यादव भी कितना साफ बोलते हैं। जैसे कि अखिलेश माने अखिलेश, उत्तर प्रदेश माने उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी माने समाजवादी पार्टी, अमर सिंह माने अमर सिंह। सब कुछ कितना साफ था, क्रिस्टल क्लियर। पंकज मिश्रा की क्लास में कबाड़ी की कही बात याद आती थी। क्लास में इनका आधा बात इसलिए नहीं समझ आएगा क्योंकि नाक से बोलते हैं, और आधा बात इसलिए नहीं समझ आएगा क्योंकि नाक अधिकतर जुकाम से जाम रहती है। भद्दर गर्मी में भी वही हाल रहेगा, इसीलिए नोट्स लेने की कोशिश न करना। मैं फिर भी नोट्स लेता था। वे बोर्ड पर जो लिख दें मैं हूबहू उतार लेता था। अक्षर समझ आया तो अक्षर मान के, नहीं तो डिजाइन समझ के बना लेता था। साला इससे साफ तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वाले ईंट पत्थर पे लिखते रहे होंगे। ये बुजुर्ग साफ बोल नहीं पाते, साफ लिख तो दें कम से कम। लेकिन ना, आज एक नई लिपि का आविष्कार करेंगे ये सपोलानंद। प्रसाद बोला, अबे प्रसाद साले हंसो मत, अगर हम पकड़ा गए तो बहुत मारेंगे तुमको, कसम बता रहे हैं। मोहित दोनों हाथ से कस के मुंह दबाते हुए हाथ के अंदर से बोला, आएंगे उठो तुम, क्यों हंस रहे हो? पंकज मिश्रा ने मोहित को चाक फेंक कर मारी। इटो क्यों ना आयो? हम सबको इतना ही समझ आया। जी सर, मोहित ने कातर निगाहों से लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछा। उठो, सुनाई नहीं दिया क्या? पंकज मिश्रा गुस्से में तमतमा रही थी। क्यों वही ना, हमने यही समझा। ये सपोलानंद के आगे गोलमाल का तुषार कपूर भी जीनियस लगे। प्रसाद मुंह टेढ़ा करके मुंह के कोने से बोला। आसपास के सारे लड़कों की हंसी छूट गई। मोहित कबूतर के बच्चे जैसा दयनीय मुंह बनाए हुआ था और हम सबसे बिना कहे ही विनती कर रहा था, सालो चुप हो जाओ, काहे पंकज मिश्रा के ताप को हवा दे रहे हो सालो। पंकज मिश्रा गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्होंने 2-3 और लोगों पर चाक फेंकी। कुछ बड़बड़ाए, पर चूंकि हम समझ नहीं पा रहे थे इसीलिए गुस्से में बोर्ड पर बड़ा लिखा, यू गेट आउट, सस्पेंडेड फॉर 10 days। मोहित बेचारा प्रसाद को घूरता हुआ क्लास के बाहर चला गया। पंकज मिश्रा का गुस्सा ठंडा हुआ और उनको वापस सांस आने लगी। पंकज मिश्रा दोबारा ब्लैक बोर्ड रंगना शुरू हो गए। ऐसा लगता था कि उनके पास कोई सुपर पावर है कि ब्लैक बोर्ड पर जिधर खाली जगह दिखेंगे उधर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के महामंत्र लिख मारेंगे। उनके जवाब में मैंने ये सुपर पावर हासिल कर ली थी कि मैं बोर्ड पर जो भी लिखा देखूंगा उसे कॉपी पर हूबहू छाप दूंगा। यदि वे डॉक्टर जकाल थे तो मैं शक्तिमान, वे राका थे तो मैं साबू, वे नागदंत थे तो मैं नागराज, वे दुर्गति थे तो मैं कैप्टन व्योम। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा का मंत्र दिमाग में जपते हुए
मैं भड़ाभड़ फोटोकॉपी करते जाता था। एक के बाद एक टीचर बदलते जाते थे, लेकिन मेरी कलम रुकती नहीं थी। मुझसे उलट पांडे ने कॉपी पेन लाना छोड़ दिया था, और वह भी अब 16 नंबर वाले लड़कों की संगत में आवारा हो रहा था। यह 16 नंबर कमरे वाला ग्रुप ना तो किसी क्लास में नोट्स बनाता था और ना ही रेगुलर क्लास आता था। मोहित, प्रसाद, विवेक, अखिल और पांडे, हालांकि वे आवारागर्दी को कूलनेस कहते थे। मैं प्रैक्टिकल्स, लेबोरेटरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन ड्राइंग, वर्कशॉप और लाइब्रेरी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु होने का भरसक कोशिश में कट मर रहा था। एक तरफ डिपार्टमेंट वाले सिग्नल्स, ट्रांजिस्टर और लिफ्ट सिमुलेशन के प्रैक्टिकल्स करवाते थे, और दूसरी ओर कारपेंट्री फाउंड्री के वर्कशॉप। हम हैरान थे कि अगर हमें मिट्टी के सांचों और लकड़ी के औजार ही बनाने थे तो हम यहाँ क्यों आए? हमें नासा जाना है, या फिर वढ़ई बनना है, या फिर कुम्हार, या फिर लोहार। पांडे कहा करता था, बैकअप प्लान तैयार करवाया जा रहा है, नौकरी उकरी नहीं लगी तो भूखे न मारे जाएं, इसलिए सब सिखा देंगे। आईटी का बीएचयू का इंजीनियर होना मजाक बात है भला। इंजीनियर्स का सबसे बड़ा रोना यही है कि वे जब भी घर जाते हैं और बत्ती चली जाए तो मम्मियाँ अभी तक ताना देती हैं कि तुमको इंजीनियरिंग पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, ना कटिया मारना आता ना फ्यूज चेंज करना। पंखा खड़काने लगे तो उसको भी नहीं सुधार सकते। कुछ पढ़ लिख रहे हो या हमारा पैसा डुबा रहे हो? अभी भी ये नहीं पता कि अर्थिंग कहाँ से और न्यूट्रल कहाँ से। बिजली बिगड़ जाए तो पड़ोसी के लड़के को ही बुलाना पड़ता है जो लोकल कॉलेज में पढ़ा है। उसकी अम्मा अलग चुटकी लेती है कि हमारा लड़का तो बचपन से ही प्रैक्टिकल नॉलेज में तेज था, वो तो स्कूल के मास्टर हरामी थे जो नंबर नहीं देते थे। लड़का दिमाग से तेज है, बस पढ़ने में मन नहीं लगता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अलग मिस्ट्री हो रखी थी। कभी कभी खींच होती थी कि जब किसी स्ट्रक्चर का सीधा वाला ड्राइंग बना हुआ है, उसका टॉप व्यू क्यों बनाना है? एक तो बिल्डिंग बनाना इतना मुश्किल काम है, उस पर उसका आड़ा वाला व्यू, तिरछा वाला व्यू, 45 डिग्री से देखने वाला व्यू, नीचे से झांकने वाला व्यू। बिल्डिंग ना हो गई, नई बहू हो गई, पूरा मोहल्ला उसको हर एंगल से देखेगा। उस पर मैकेनिकल के निर्दयी टीचर, ये हद दर्जे के महा सैडिस्ट लोग थे। जब तक दिन के 4 लड़के और 2 लड़कियों को असाइनमेंट में 0 देकर फेल कर देने का डर दिखाकर रुला न ले, इनको रात की खाई हुई तरोई और रोटी पचती नहीं थी। काले खान समूचे मैकेनिकल के सबसे अधिक निर्दयी प्रोफेसर माने जाते थे। अल्लाह जाने इन्हें लड़कियों को रुलाने में क्या सुख मिलता था, खास तौर पर सुंदर लड़कियों को। कबाड़ी कहता था, 45 को हो गए हैं, आज तक कुंवारे हैं, इसी बात का बदला निकाल रहे हैं। महिलाओं की सारी जमात शक्ल से बनचर लगते हैं। जवानी के दिनों में घर जो रिश्ता लेकर लड़कियों को देखने भी गए तो लड़कियां इनको देखकर उबकाई लेने लगती थीं। एक महिला इनको साक्षात देखकर चीख पड़ी, हाय अल्लाह, ये क्या है? बस इसी बात का बदला निकाल रहे हैं। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।